आतिश विशाम, बुक 1, पार्ट 20। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। गुज़िश्ता रात तुम्हारे हाथों जो 2 आदमी मारे गए हैं, जानते हो वो कौन थे? हांगसू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, फिर जवाब का इंतजार किए बगैर बात जारी रखते हुए बोला, वो टाइगर के गिरोह के आदमी थे। उनमें शांग टाइगर का खास आदमी था जिसे तुमने मार डाला। उसने उंगली से मेरी तरफ इशारा किया। किसी को भी तुमसे इस काम की तवक्को नहीं थी। शांग के बारे में कहा जाता है कि वो टाइगर के गिरोह का सबसे खतरनाक आदमी था। महाराज तुम्हारे इस कारनामे से बहुत खुश हैं। शांग की मौत के बाद टाइगर तूफान खड़ा कर देगा। शहर में तुम्हारे लिए मुमकिन खतरात हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ भेज दिया गया है ताकि तुम्हारी हिफाजत के साथ साथ कम से कम वक्त में तुम्हारी तरबियत मुकम्मल की जाए और तुम्हारी इन बाहों में फौलाद भर दिया जाए। उसने मेरे दोनों बाजू पकड़कर मसल दबाए। तुम खुशकिस्मत हो कि महाराज तुम पर इस कदर मेहरबान है। हम जैसे लोग तो उनके करीब जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि गुज़िश्ता रात 2 आदमी हमारे हाथों मारे गए हैं? मैंने सवाली नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे मास्टर हुचन ने सब कुछ बता दिया था। हांगसू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 2 मरतबा तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू की गई और दोनों मरतबा अधूरी रह गई, पर अब ऐसा नहीं होगा। ये हमारा महफूज तरीन कैंप है, किसी मदाखलत का अंदेशा नहीं। कल से मैं खुद तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करूंगा। महाराज का हुक्म है कि 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हें पूरी तरह तैयार कर दिया जाए। और मुझे क्या करना होगा? थाईवांग ने पूछा। तुम्हें भी हिफाजत के लिए यहाँ भेज दिया गया है। अगर चाहो तो तुम भी ट्रेनिंग ले सकती हो। वैसे तुम पर कोई पाबंदी नहीं। तुम चाहो तो खाना पकाने में निशा और चांगी का हाथ बटा सकती हो। अब तुम लोग आराम करो, सुबह मुलाकात होगी। हांगसू चला गया और हम देर तक बैठे वहां बातें करते रहे। बातों के लिए हमारी जुबानें तो चल रही थी, हमारे दोनों हाथ भी मुसलसल हरकत में थे। मच्छरों की इस कदर बहुतात थी कि उन्हें मारने के लिए दोनों हाथों को मुसलसल हरकत में रखना जरूरी था। उन मच्छरों की वजह से रात को भी नींद बड़ी मुश्किल से आ सकी थी। सुबह 6 बजे मुझे जगा दिया गया। ये गनीमत था कि मुझे पहले की तरह भिक्षुओं जैसा लिबास नहीं पहनाया गया, बल्कि एक नेकर दे दी गई थी और फिर मेरी ट्रेनिंग का नया दौर शुरू हो गया। ये ट्रेनिंग पहले से ज्यादा सख्त थी और लगता था कि हांगसू वाकई 3 महीनों में मुझे तैयार कर देगा। जॉगिंग, एरोबिक्स, योगा, स्ट्रेचिंग, किकिंग, पंचिंग मेरी इब्तदाई ट्रेनिंग का हिस्सा थे। ये कोई जिम्नेजियम नहीं था, ना ही यहाँ एक्सरसाइज के लिए जदीद मशीनें थी। लेकिन ट्रेनिंग का मयार किसी भी तरह किसी जदीद जिम्नेजियम से कम भी नहीं था। एक्सरसाइज मशीनों का काम जंगल के दरख्तों से लिया जा रहा था। पंचिंग बैग्स भी दरख्तों की मोटी शाखों से लटके हुए थे और किकिंग के लिए भी दरख्तों से ही काम चलाया जाता था। 1 महीना गुजर गया। सुबह से शाम तक की मुशक्कत मुझे बुरी तरह थका देती। रात का खाना खाते ही मैं इस तरह सो जाता कि सुबह से पहले मुझे कोई होश न रहता। मोटे मोटे मच्छर रात भर मेरा खून चूसते रहते, मगर मुझे पता नहीं चलता। थाईवांग भी कभी भिक्षुओं के साथ योगा, एरोबिक्स और स्ट्रेचिंग वगैरह में शामिल हो जाती, लेकिन उसमें कोई बाकायदगी नहीं थी। उसका ज्यादातर वक्त निशा और चांगी वगैरह के साथ खाना तैयार करने में गुजरता था। खाना वही चावल का दलिया जो जायकेदार बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से तैयार किया जाता था। जिस तरह की हम मुशक्कत कर रहे थे, उसके पेश नजर ये खाना बिल्कुल नाकाफी था। लेकिन हैरत की बात थी कि जिस्म की तवानाइयां बहाल रखने के लिए चावलों का ये दलिया तमाम जरूरियात पूरी कर रहा था। उस दलिये के अलावा रात को सोने से पहले मुझे 1 गिलास शरबत भी पीने को दिया जाता था। गाढ़ा सा ये शरबत बहुत खुश जायका था और मेरा ख्याल था जड़ी बूटियों से तैयार किए हुए शरबत में कोई ऐसी बात थी जो जिस्म की तवानाई बहाल रखे हुए थी, और गालिबन दलिये में जो मसाले डाले जाते थे उनमें भी कोई ऐसी चीज जरूर शामिल होती थी। 1 महीने बाद मेरी ट्रेनिंग का नया मरहला शुरू हुआ। रेत का एक बहुत बड़ा ढेर था। हांगसू ने मुझे हुक्म दिया कि मैं इस ढेर पर उस वक्त तक पंचिंग करता रहूं जब तक मुझे रुकने को ना कहा जाए। ये भी हुक्म था कि मेरे बाजू कोहनी तक रेत के अंदर जाना चाहिए। मैंने बड़े जोशो खरोश से रेत के उस ढेर पर पहला पंच मारा। मेरा बाजू कोहनी तक अंदर धंसता चला गया, लेकिन उसके साथ ही मुझे यूं लगा जैसे मैंने अपना हाथ दहकती हुई भट्टी में दाखिल कर दिया हो। रेत बहुत गर्म थी। मैंने हांगसू की तरफ देखा। उसने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। इसका मतलब था कि मैं अपनी मुशक्कत जारी रखूं। इनकार की मजाल नहीं थी। मैंने दूसरे हाथ का पंच मारा। शुरू के 2-4 पंच मारने से मुझे उंगलियों की पोरों से लेकर कोहनी तक जलन महसूस हुई। लगता था जैसे मेरी खाल झुलस रही हो। लेकिन उसके बाद तो गोया मुझ पर जुनून सा तारी हो गया। मैं रेत के ढेर पर पंच मारता रहा। मेरा जिस्म पसीने से शराबोर हो रहा था। लगता था जैसे रेत की तपिश मेरे पूरे जिस्म में सरायत कर रही हो। 10 मिनट बाद हांगसू ने मुझे हाथ रोक लेने का हुक्म दिया और फिर वो मेरे दोनों बाजू और हाथ देखने लगा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मुझे उस रात नींद ना आ सकी। दोनों बाजू और हाथ जैसे सुलग रहे थे। शाम को जब थाईवांग ने मेरे हाथ और बाजू देखे तो दहल गई। क्या ये तुम्हारे साथ जुल्म नहीं हो रहा? वो मेरा हाथ और बाजू सहलाते हुए बोली। नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये तो मेहनत है।
अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो ये फन कैसे सीखूंगा, दुश्मन का मुकाबला कैसे करूंगा। ठीक कहते हो, कामयाबी मेहनत के बाद ही हासिल होती है, थाई वांग ने कहा। तपती हुई रेत पर मेरी प्रैक्टिस कई रोज तक जारी रही और उसके बाद एक और मरहला आया जो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। अब मुझे कांच के टुकड़ों पर पंचिंग करनी थी। शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों का ढेर गर्म रेत से ज्यादा तकलीफदेह था। हांगसू मेरे करीब खड़ा था। उसने मुझे समझा दे कि कांच के टुकड़ों के इस ढेर पर पंच किस तरह मारा जाए। गलत पंच हाथ को नुकसान पहुंचा सकता है। मुए थाई में ज्यादा अहमियत पंचिंग और किकिंग को दी जाती है, इसीलिए इन दोनों चीजों की प्रैक्टिस पे भी ज्यादा जोर दिया जाता है। इस प्रैक्टिस से ये बात भी मेरी समझ में आ रही थी कि किस तरह कम से कम ताकत इस्तेमाल करके हरीफ को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मुए थाई के अलावा मुझे मार्शल आर्ट्स के बाज दूसरे स्टाइल्स के भी मखसूस दावपेच सिखाए जा रहे थे। हर हफ्ते किसी न किसी भिक्षु के साथ मेरी स्पेयरिंग भी होती, जिसमें मुझे बताया जाता कि हरीफ पर किस तरह हमलावर होना चाहिए और हरीफ के हमले से किस तरह बचा जा सकता है। मुझे ये भी बताया गया कि इंसानी जिस्म में कितने और कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स होते हैं और किस प्रेशर पॉइंट पर किस तरह वार करके क्या नतीजा हासिल किया जा सकता है। हांगसू ने मुझे ये भी समझा कि अगर किस खाली हाथ किसी हरीफ से आमना सामना हो जाए तो वहां किसी भी ऐसी चीज को हथियार या ताकत के सरचश्मे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे उठाना भी मुमकिन ना हो, मसलन आसपास मौजूद कोई दरख्त या दीवार। अगर मुझे हरीफ पर फ्लाइंग किक लगानी है और वो मुझे उसका मौका नहीं दे रहा तो ऐसे मौके पर मुझे चाहिए कि मैं दौड़ता हुआ दीवार की तरफ जाऊं और फ्लाइंग किक के अंदाज में उछलकर कम से कम 4 फुट और ऊपर दोनों पांव दीवार से लगाकर दीवार को पूरी कुव्वत से धकेलूं और पलटकर अपने हरीफ पर फ्लाइंग किक लगाऊं। इस टेक्निक से मेरे हमलावर होने की कुव्वत दुगनी हो जाएगी और हरीफ को ऐसी कारी जर्ब लगेगी कि उसके लिए उठना भी मुमकिन नहीं रहेगा। उस रोज मैं दिन भर यही प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन मुझे कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। उस रात में गहरी नींद सोया हुआ था कि मुझे यूं लगा जैसे कोई मुझे कंधे से पकड़कर हिला रहा है। मैंने बड़बड़ाते हुए करवट बदल ली, लेकिन दूसरे ही लम्हे फिर किसी ने मुझे कंधे से पकड़कर हिला दिया। मैंने आंखें खोल दी, लेकिन तारीकी में कुछ नजर नहीं आया। अलबत्ता हल्की हल्की कराहों ने मुझे चौंका दिया। मैंने अपने कंधे पर रखा हुआ हाथ टटोलकर महसूस कर लिया कि वो थाई वांग थी जो हौले हौले करहा रही थी। क्या हुआ थाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी हालत बिगड़ रही है, मैं कई रोज से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जा रही है। क्या मतलब? मैंने कहा और फिर चौंक गया। थाई वांग ने मेरे दोनों बाजू पकड़ लिए और उंगलियां मसल्स में गाड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी दिन रात की मुशक्कत और प्रैक्टिस ने मेरे मसल्स पत्थर की तरह कर दिए थे। थाई वांग की कैफियत देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उसे क्या तकलीफ थी। मैंने तकरीबन 1.5 महीना पहले उस पर हंटर बरसाए थे। उसे हर 15-16 दिन बाद पिटाई की जरूरत थी और मुझे हैरत थी कि 1.5 महीने तक वो कैसे खामोश रही थी। शायद सूरत हाल को देखते हुए वो बर्दाश्त करती रही थी और अब गालिबन उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देती जा रही थी। मतलब तुम समझते हो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज। सूरत हाल को समझने की कोशिश करो थाई, सब लोग सो रहे हैं, आवाज सुनकर उठ जाएंगे और हमारे बारे में क्या सोचेंगे। रात गुजार लो किसी तरह, सुबह सबसे पहले तुम्हारा काम करूंगा। रात का बाकी हिस्सा किस तरह गुजरा मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। थाई वांग की वजह से मैं भी एक लम्हे को सो नहीं सका। सुबह 5 बजे से पहले ही हम उठकर झोंपड़े से बाहर आ गए। उस वक्त सन्नाटा था और लोग अपने झोंपड़ों में सो रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि इस कैंप की निगरानी करने वाले कहीं न कहीं मौजूद होंगे। थाई वांग की हालत वाकई काबिले रहम थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ झोंपड़ों के पीछे नहर की तरफ ले आया। नहर के करीब पहुंचकर मैंने एक दरख्त की झुकी हुई शाख तोड़ दी। थाई वांग घुटनों के बल झुककर बैठ गई और मैं उसकी पुश्त पर छड़ी से जरबे लगाने लगा। पहले तो वो करहाती रही, फिर उसके मुंह से सिसकारियां से निकलने लगी। वो जमीन पर औंधी लेट गई। मैंने छड़ी एक तरफ फेंक दी और थाई वांग के करीब झुककर देखने लगा। छड़ी के कुछ वार उसके कंधों पर पड़े थे, जिससे कंधों पर सुर्खधारियां सी बन गई थी। तुम ठीक तो हो ना थाई? मैंने हौले से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो कराही, उसकी हालत उस शराबी जैसी थी जो नशे में धुत हो रहा। तुमने अगरचे हल्की जरबे लगाई हैं, मगर तुम्हारे बाजुओं में बड़ी ताकत आ गई है। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। मगर मैंने वापस जाने के बजाय नहर में छलांग लगा दी। तकरीबन सारे ही भिक्षु सुबह या शाम इस नहर में नहाया करते थे। आज मैं सबसे पहले आ गया था। नहर ज्यादा गहरी नहीं थी। पिछले चंद रोज के दौरान मुझे इस नहर में तैरना भी सिखाया गया था। मैं नहाते हुए बार बार थाई वांग की तरफ देख रहा था। वो किनारे पर बेसुध पड़ी हुई थी। इसी दौरान में 2 भिक्षु नहर की तरफ आते दिखाई दिए। वो दोनों मुश्तबा नजरों से कभी मुझे और कभी थाई वांग को देख रहे थे। मैं पानी से निकल आया, थाई का हाथ पकड़कर उठाया और उसे सहारा देकर चलाता हुआ झोपड़ों की तरफ आ गया।
थाई वांग चटाई पर औंधी लेट गई। मैं जानता था कि वो कई घंटे इसी तरह पड़ी मार का हंस उठाती रहेगी। उस रोज हांगसू मुझे पकड़कर अलग ले गया। मैं समझ गया था कि इसे उन दोनों भिक्षुओं ने कुछ बताया होगा, लेकिन बात कुछ और निकली। उन दोनों भिक्षुओं ने उसे कुछ नहीं बताया, बल्कि कैंप की निगरानी करने वाले मुहाफिज ने मुझे थाई वांग की पिटाई करते हुए देख लिया था। हांगसू के पूछने पर मुझे सारी बात बताना पड़ी। ओहो! हांगसू के मुंह से गहरा सांस निकल गया। अब तुम फिक्र मत करो, मेरे पास इसका इलाज है। वो ठीक हो जाएगी और फिर उसे पिटाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस रोज मुझे एक और करतब सिखाया जाने लगा। मैं उसे करतब ही कहूंगा, लेकिन दर हकीकत ये भी किक का एक स्टाइल ही था। उसका ताल्लुक ताइक्वांडो से था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मुए थाई में कुछ दूसरे बैनुल अक़वामी स्टाइल्स की बाज कारामत टेक्निक्स भी अपनाई जा रही थी, और कोरियन ताइक्वांडो की समरसॉल्ट नाम की टेक्निक भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। इस टेक्निक में दौड़ते हुए उछलने के साथ कलाबाजी खाते हुए बुलंदी पर रखी हुई किसी चीज को किक लगाई जाती थी। उसकी प्रैक्टिस में मुझे 12 दिन लगे और 13वें दिन मैं कैंप के तमाम लोगों के सामने उसका मुजाहरा करके दाद वसूल कर रहा था। एक भिक्षु बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसके कंधों पर दूसरा भिक्षु खड़ा हो गया। उसने दस्ते की जानिब से खंजर दांतों में दबा रखा था। खंजर की नोक पर एक सेब फंसा हुआ था। मैं तकरीबन 15 फुट दूर से दौड़ता हुआ आया। मखसूस निशान पर पहुंचकर उछला और हवा में कलाबाजी लगाते हुए किक लगाई और पैर के अंगूठे से खंजर की नोक पर लगे हुए सेब को हवा में उछाल दिया। खंजर अपनी जगह से हिला तक नहीं था। वो भिक्षु भी अपने साथी के साथ इसी तरह उसके कंधों पर खड़ा रहा। मेरे इस कामयाब मुजाहरे पर भिक्षुओं ने मुझे कंधों पर उठा लिया। मैं कामयाबियों के रास्ते पर गामजन रहा। मेरी इस कामयाबी की सबसे ज्यादा खुशी थाई वांग को थी। अगर किसी कठिन मरहले पर मैं हिम्मत हारने लगता तो वो मेरी हौसला अफजाई करती। मुझे आगे बढ़ाने में उसका बड़ा हाथ था। ब्रेकिंग भी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस में बड़ी अहमियत रखती है। मुझे उसमें भी महारत हासिल हो गई थी और मैं 4-4 इंच की नीचे रखी हुई 2 पुख्ता ईंटों को खड़ी हथेली से बड़ी आसानी से तोड़ देता था। नारियल तोड़ना तो मेरे लिए खेल बन गया था। रोजाना शाम को मेरी स्पेयरिंग होती। कभी 1, कभी 2 और कभी 3-3 आदमियों से लड़ा दिया जाता। मेरी ट्रेनिंग का मकसद महज स्पोर्ट्समैन के तौर पर फन सीखना नहीं था, बल्कि मुझे एक मुकम्मल जंगजू बनाया जा रहा था ताकि मैं अमली जिंदगी में अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकूं। स्पेयरिंग के दौरान में येलिंग पर भी जोर दिया जाता। मार्शल आर्ट्स की तमाम स्टाइल्स में येलिंग पर भी खास तवज्जो दी जाती थी। हरीफ पर हमलावर होते वक्त हलक फाड़ कर चीखने का मकसद न सिर्फ हरीफ पर दहशत तारी करना होता है, बल्कि इस तरह अपने अंदर भी जज्बा उभरता है। मेरी ट्रेनिंग को 3 महीने हो गए थे। हांगसू मेरी ट्रेनिंग से मुतमईन था। अब ज्यादा जोर स्पेयरिंग पर था। मेरे मुकाबले रोजाना बाकायदगी से कराए जा रहे थे और हांगसू मेरी इस डेमोन्स्ट्रेशन से मुतमईन था। फिर एक रोज इत्तला मिली कि महाराज वांग वंगयाए अगले रोज यहाँ आ रहा है। कैंप में खलबली सी मच गई। महाराज कभी यहाँ नहीं आया था। ट्रेनिंग कैंपों के मुआयने के लिए हमेशा मास्टर फू ही जाया करता था। मास्टर फू अब नहीं रहा था और शायद ये जिम्मेदारी अब मास्टर हुचन को सौंप दी जाए, लेकिन ये इत्तला हांगसू के लिए बड़ी सनसनीखेज साबित हुई थी कि महाराज खुद यहाँ आ रहे हैं, और शायद वो उनके आने का मतलब भी समझ गया था। महाराज दूसरे रोज दोपहर 4 बजे के करीब कैंप में पहुंचे थे। उसके साथ मास्टर हुचन और 2 आदमी और भी थे। हांगसू ने महाराज के इस्तकबाल की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी थी। महाराज के आने के थोड़ी देर बाद कैंप में ट्रेनिंग हासिल करने वालों की कारकर्दगी के मुजाहरे शुरू हो गए। मेरी बारी भी आ गई। मेरे फन के मुजाहरे का आगाज काता से शुरू हुआ और समरसॉल्ट पर खत्म हुआ। काता दरअसल वो मुख्तलिफ स्टैंस होते हैं जिन्हें फॉल्ट में बुनियादी हैसियत हासिल होती है। स्टांसेस से ही कराटे कॉज हरीफ पर हमलावर होने की अगली पोजीशन बनाता है। आखिर में मुकाबले थे। खेल में आमतौर पर बेल्ट कलर और वेट के हिसाब से बाउट होते हैं, लेकिन इस कैंप में बेल्ट कलर का कोई तस्वुर नहीं था। अलबत्ता ट्रेनिंग के दौरान में स्पेयरिंग में वेट का किसी हद तक ख्याल रखा जाता था। मुकाबले होते रहे और उनमें हिस्सा लेने वाले दूसरों से दाद हासिल करते रहे। आखिर में मेरी बारी थी। मेरे बाउट में जिस शख्स को मेरे मुकाबले पर लाया गया उसे देखकर सभी चौंक गए। वो थंगचू था, इस कैंप का सबसे ताकतवर और खतरनाक भिक्षु। उसका कद 6 फुट के लगभग था। उम्र 32 के करीब रही होगी। उसका जिस्म अगरचे दुबला पतला था, लेकिन वो चीते की तरह ताकतवर और फुर्तीला था। ट्रेनिंग के दौरान में भी कैंप के दूसरे लोग आमतौर पर उससे दूर ही रहा करते थे। नुमाइशी मुकाबलों में आमतौर पर हेड गियर इस्तेमाल किए जाते थे ताकि सर पर चोट ना लगे, लेकिन मेरे बाउट में कुछ मुख्तलिफ तरीका इख्तियार किया गया था। हम दोनों को ना ही हेड गियर्स दिए गए और ना ही बॉक्सिंग ग्लव्स। उससे ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि मेरे हरीफ थंगचू ने हाथों पर रस्सियां लपेटी हुई थीं। बांध जैसी खुरदुरी रस्सियों पर छोटी छोटी गिरहें लगी हुई थीं। मुए थाई के मुकाबलों में हरीफ को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए बड़े अजीबोगरीब हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे। ग्लव्स में कोई ऐसी सख्त शय छुपा ली जाती जिससे हरीफ को ज्यादा चोट लगती, लेकिन ये सब कुछ चोरी छुपे होता, और यहाँ तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी।
थंगचू ने हाथों पर गिरों वाली जो रस्सियां लपेट रखी थी वो सबकी नजरों में थी, जबकि मैं खाली हाथ था। मैंने महाराज की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी उलझन सी नजर आ रही थी और थाई वांग के चेहरे पर तो खौफ के तासुरात नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे, लेकिन मैं खौफजदा नहीं था। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा था। रेफरी के फराइज एक सीनियर अंजाम दे रहा था। मैं अपने हरीफ के सामने खड़ा था। हम दोनों ने एक दूसरे को बो किया और रेफरी का इशारा मिलते ही मुकाबला शुरू हो गया। थंगचू मेरे सामने उछल रहा था। उसने अचानक ही किक लगाने के लिए पैर उठाया। मैंने उल्टे हाथ की कलाई से उसकी किक रोकी और बड़ी फुर्ती से उसका पंच रोकने के लिए सीधा हाथ भी उठा दिया। उसने जैसे ही पैर उठाया था, मैं समझ गया था कि उसका असल दाव किक नहीं पंच होगा, जिसे मैंने बड़ी कामयाबी से रोका था। थंगचू पैर दर पैर हमले कर रहा था और मैं ज्यादातर मदाफियत ही कर रहा था। कभी कभार एक आध हमला भी कर देता जिसे वो कामयाबी से रोक लेता। मैं अपनी तरफ से मदाफियत के साथ उसे इश्तियाल भी दिलाना चाहता था और मैं अपने इस मकसद में कामयाब रहा। हमारा ये मुकाबला 5 राउंड्स का था। पहले 2 राउंड्स में से वो 3 पॉइंट ले गया। तीसरे राउंड में उस पर थकन के आसार जाहिर होने लगे। अब मैंने मदाफियत की पॉलिसी तर्क करके जारहाना अंदाज इख्तियार किया। थंगचू ने एक हमला किया तो मैंने उसका पंच कलाई पर रोका और उसके साथ ही उल्टी कलाबाजी खा गया। ऐसा करते हुए मेरी किक उसकी थोड़ी के निचले हिस्से पर लगी और वो पीछे उलट गया और फिर मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। पैदर पर उस पर हमले करता रहा। इस राउंड में मुझे 2 पॉइंट्स मिले। ये रिंग कोई बाकायदा रिंग नहीं था। उसके अतराफ में रस्से भी नहीं तने हुए थे। अखाड़े की तरह था जिसके चारों तरफ सब लोग बैठे हुए थे और मैंने महसूस किया था कि ज्यादातर हमदर्दियां थंगचू के साथ थीं। मेरे हक में भी चंद आवाजें उठ रही थी और सबसे नुमाया आवाज थाई वांग की थी। चौथे राउंड में मुझे 2 मजीद पॉइंट्स मिले। 5वें राउंड में ये मुकाबला फ्री स्टाइल में तब्दील हो गया था। थंगचू ने तमाम कवायद और जवाबित को नजरअंदाज कर दिया था। मेरे अब तक के मुकाबले पर खड़े रहने से शायद वो अपनी तौहीन महसूस करने लगा था और हर कीमत पर मुझे शिकस्त देना चाहता था। ये वाकई स्ट्रीट फाइट थी जिसमें कोई कायदा कलिया नहीं होता, बस हरीफ को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। थंगचू ने दाएं हाथ का धोखा देकर बाएं पंच का वार किया। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की मगर उसका पंच मेरे कंधे पर लगा। हाथ पर लिपटी हुई खुरदुरी रस्सियों और गिरों की वजह से मेरे कंधे की खाल छिल गई, लेकिन मैंने अपने हवास बहाल रखे और इश्तियाल में आने के बजाय होशो हवास में रहते हुए मुकाबला जारी रखा। थंगचू मुझ पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था। उसने पंच मारने के लिए हाथ उठाया तो मैं ताकतवर स्प्रिंग की तरफ अपनी जगह से उछला। मेरे दाएं पैर का अपर उसके बगल के नीचे लगा। वो पीछे हटा तो मेरी लेफ्ट किक उसके दाएं पहलू में लगी और फिर तो मैंने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। पंच किक, पंच किक। वो बुरी तरह लड़खड़ाने लगा और जब उसने संभलने की कोशिश की तो मैंने एक बार फिर हवा में उछला और पूरी कुव्वत से फ्लाइंग किक उसके सीने पे दे मारी। वो लड़खड़ा कर गिरा, लेकिन उसने उठने में देर नहीं लगाई। मैं बिजली की जसरियत के साथ आगे बढ़ा। मेरा एक हाथ उसकी गर्दन पर था और दूसरा जांग पर। मैंने पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए उसे अपने सर से ऊपर उठा लिया और किक लगाकर इसे एक तरफ उछाल दिया। वो तमाशाइयों में जा गिरा। उसके हिमायती उसकी हौसला अफजाई के लिए चीख रहे थे। मैं उसके करीब खड़ा उसके उठने का इंतजार करने लगा। रेफरी ने गिनती शुरू कर दी। थंगचू ने 2 मरतबा उठने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। रेफरी ने चीख कर 10 कहा और मेरा हाथ ऊपर उठा दिया। मैं ये मुकाबला जीत गया था। महाराज एक झटके से उठ खड़ा हो गया। थाई वांग चीखती हुई अखाड़े में आ गई और वालेहाना अंदाज में मुझसे लिपट गई। मेरे हिमायतियों ने शोर मचाते हुए मुझे कंधों पर उठा लिया और फिर महाराज के सामने ले जाकर जमीन पर उतार दिया। मैंने महाराज, मास्टर हुचन और हांग सू को बो किया। महाराज ने मेरे सर पर हाथ रखा। हांग सू, वो मेरे उस्ताद की तरफ देखते हुए बोले, हम तुमसे बहुत खुश हुए। 1 साल की ट्रेनिंग 3 महीनों में। मुझे तुम पर फख्र है। मुझे अपने शागिर्द पर फख्र है महाराज। हांग सू ने बो करते हुए कहा, ये सब इसकी मेहनत का नतीजा है। मेरा ख्याल था इतनी मुख्तसर सी मुद्दत में ये कुछ भी नहीं सीख पाएगा, लेकिन इसने किसी भी मौके पर मुझे मायूस नहीं किया। बड़ी मेहनत की इस नौजवान ने। चंद लम्हों को वो खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, थंगचू मेरे कैंप का सबसे सीनियर और सबसे खतरनाक आदमी है। ये स्ट्रीट फाइटिंग में भी अमली तौर पर हिस्सा ले चुका है। आपको याद होगा 6 महीने पहले तो आप ही ने बास खास हिदायत के साथ उसे यहाँ भेजा था। इन 6 महीनों के दौरान में इसने भी यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इस नौजवान ने थंगचू को जिस तरह नॉकआउट किया वो भी आपने देख लिया। अब ये नौजवान किसी से मार नहीं खाएगा कभी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। अपनी ट्रेनिंग पर महाराज का तबसरा सुनकर मैं फूले नहीं समाया था। ये मेरी जिंदगी की पहली फाइट थी जिसमें मैंने अपने से कहीं ज्यादा तजुर्बेकार और ताकतवर हरीफ को नॉकआउट कर दिया था। मेरी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई थी, इसलिए मेरे वहां रहने का कोई जवाब नहीं था। मैं उस रात महाराज के साथ बैंकॉक वापस आ गया और जाहिर है थाई वांग भी हमारे साथ थी और मुझे थाई वांग पर हैरत थी।
इन 3 महीनों के दौरान में वो सिर्फ एक मरतबा मेरे हाथ से पिटी थी और फिर ये इंकशाफ मेरे लिए बहुत ही खुशगवार साबित हुआ था कि मुझसे थाईवान की हालत जानने के बाद हांगसू उसे एक मखसूस एक्सरसाइज करवाता रहा और हमारे वापस आने से पहले उसने थाईवान को हिदायत कर दी कि वो कुछ अरसे तक ये एक्सरसाइज जारी रखे। हम रात 9 बजे के करीब शहर में दाखिल हुए थे और फिर मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते हुए वार्ड ट्रेमेंट पहुंच गए। ये वही खानका थी जहां प्रताप सिंह को कत्ल किया गया था और महाराज वांग वंग्याय ने मुझे अपनी पनाह में लिया था। हम अकबी रास्ते से खानका में दाखिल हुए थे, लेकिन खानका में मौजूद तमाम भिक्षुओं को पता चल गया कि महाराज वापस आ गए हैं। मुझे और थाईवांग को पातोंग के कमरे में पहुंचा दिया गया। पातोंग मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। उसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ हैरत के तासुरात भी नुमाया थे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही हो जिसे चंद महीने पहले निहायत खस्ता हालत में यहाँ मेरे पास लाया गया था। कैसा कद निकाला है तुमने। पातोंग ने आगे बढ़कर मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया और फिर वो चौंक गई। मेरे बाजू के मसल टटोलते हुए उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। तुम पर महाराज की मेहनत जाया नहीं गई और मुझे लगता है महाराज बहुत जल्द तुम्हें कोई अहम जिम्मेदारी सौंप देंगे। तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ कि महाराज मुझे कोई जिम्मेदारी सौंप देंगे? 2 दिन पहले वो मास्टर हुचन से बातें कर रहे थे और मैंने उससे कुछ अंदाजा लगा लिया था। पातोंग ने जवाब दिया। तुम्हें यहाँ के हालात का कुछ इल्म है? शहर में क्या हो रहा है? मैंने पूछा। बहुत कुछ। वो हिंदू लड़की थी ना कौशल्या, जिसके फ्लैट पर तुम चंद रोज रहे भी थे। हाँ मुझे याद है। कौशल्या को मैं कैसे भूल सकता हूँ। क्या उसे टाइगर की कैसे छुड़ा लिया क्या? वो तो गद्दार निकली। उसके फ्लैट पर हमला उसकी गद्दारी की वजह से ही हुआ था। उसने किसी तरह टाइगर तक ये पैगाम पहुंचा दिया था कि तुम उसके फ्लैट पर हो और ये भी बता दिया था कि तुम्हारी हिफाजत के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। टाइगर के आदमियों ने मौका मिलते उसके फ्लैट पर हमला कर दिया था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए और वो टाइगर के आदमियों के साथ भाग गई थी। बाद में यही तासुर दिया गया कि टाइगर के आदमी उसे उठाकर ले गए हैं और उसकी रिहाई के बदले तुम्हें उनके हवाले करने का मुतालबा किया गया था। ये इंकशाफ तो बाद में हुआ था कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत हुआ था। वो अब कहाँ है? मेरा मतलब है कौशल्या कहाँ है? कौशल्या के बारे में सोचते हुए मेरा दिमाग घूम रहा था। वो रात मुझे अच्छी तरह याद थी जब उसने मुझसे अपनी हविस की आग बुझाने की कोशिश की थी और मेरा ख्याल है उसके बाद ही उसने किसी तरह टाइगर के आदमियों से राब्ता करके मेरे बारे में बताया होगा। कौशल्या जवान और हसीन औरत थी। अगर वो किसी मर्द को भी इशारा कर दे तो वो उसके कदमों पर लौटने लगेगा। मेरे बारे में भी शायद उसने यही सोच लिया था और बेलिबास होकर मेरे बिस्तर पर आ गई थी। उसका ख्याल था कि उसे बरहना देखकर मैं अपने होशोहवास खो बैठूंगा और वो अपनी मर्जी के मुताबिक मुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी करेगी। लेकिन मैंने उसे धुतकार दिया था और मुझसे इंतकाम लेने के लिए उसने टाइगर के आदमियों से मिलकर मुझे मरवाने की साजिश की थी। लेकिन खुशकिस्मती से मैं तो बच गया, लेकिन उसका राज भी बिलाखिर फाश हो गया था। उसका ट्रेनिंग सेंटर बंद हो चुका है, पातोंग कह रही थी। आजकल वो एक 3rd क्लास नाइट क्लब में फाइट के प्रोग्राम कर रही है। मास्टर हुचन तो उसे उठवाना चाहता था, लेकिन महाराज ने मना कर दिया। वो एक गद्दार औरत के लिए अपने किसी आदमी की जिंदगी दांव पर नहीं लगाना चाहता। महाराज का ख्याल है कौशल्या एक रोज खुद ही उसके कदमों पर आकर गिर जाएगी। एक और बात, टाइगर के आदमी तुम दोनों को बड़ी सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। उसके 2 आदमी तुम दोनों के हाथों मारे जा चुके हैं। उसने महाराज से भी मुतालबा किया कि तुम दोनों को उसके हवाले कर दिया जाए। तुम्हें शायद 1-2 दिन से ज्यादा इस टेम्पल में ना रखा जाए, इसलिए जहां भी जाओ जरा मोहतात रहना। और कुछ? मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। और ये कि अब तुम नहा लो, अजीब हुलिया हो रहा है तुम्हारा। आओ तुम्हें बाथरूम दिखाऊं। उसके होंठों पर शरीर से मुस्कुराहट आ गई। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, मैंने कहा और वसीऔर इस कमरे से बाहर निकल गया। पातोंग का ख्याल दुरुस्त निकला। दूसरे दिन शाम के बाद मुझे और थाईवांग को क्लांग रोड के करीब एक बहुत बड़ी खानकाह में भेज दिया गया। उस खानकाह से मुत्तसिल एक बहुत बड़ा मैदान था और उसके करीब ही वाचेडू नोटन किक बॉक्सिंग स्टेडियम था। ये शहर का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम था। इस खानकाह में भिक्षुओं और राहिबाओं के लिए अलग रिहायशी क्वार्टर्स थे और वहाँ किसी गैर मुतल्लिक शख्स को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। रिहायशी क्वार्टर्स का एक रास्ता तो खानकाह के अंदर से था और दूसरा पिछली तरफ एक तंग सी गली में। यह दरवाजा आमतौर पर बंद ही रहता था। यहाँ हमें अलग अलग 2 कमरे दिए गए थे। मास्टर हुचन हमारे साथ आया था। यहाँ भी राहिबों और राहिबाओं को किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी। मुझसे पहले जो ट्रेनर था उसे इस रोज किसी और जगह भेज दिया गया था और सब भिक्षुओं को बता दिया गया था कि आज से उन्हें ट्रेनिंग मैं दूंगा। मास्टर हुचन ने उन्हें मेरा नाम मास्टर हाहा बताया था। मेरे ख्याल में मेरा तारुफ करवाते वक्त उसके जहन में कोई नाम नहीं आ सका था, इसलिए हाहा ही बता दिया गया था और यह नाम मुझे पसंद भी आया था। मुझे यहाँ भेजने की वजह मेरी समझ में आ गई थी।
इस खानका में महात्मा बुद्ध का सोने का एक बहुत बड़ा मुजस्समा था, जिसके गिर्द लोहे का मजबूत जंगला लगा हुआ था। दिन में 2 मरतबा उस जंगले का दरवाजा खोला जाता और ज़ायरीन मुजस्समे को छूकर सुकून क़ल्ब हासिल करते और अपने अकीदे के मुताबिक दुआएं मांगते। इस मुजस्समे की हिफाजत के ख्याल से यहाँ के भिक्षुओं को मुए थाई की ट्रेनिंग दी जाती थी। यूं तो मैं समझ गया था कि यहाँ का भिक्षु बेहतरीन फाइटर है, लेकिन मास्टर के ख्याल में उन्हें एक्टिव रखने के लिए मुझ जैसे आदमी की जरूरत थी। जंगल वाले कैंप से आने के बाद मैंने आईने में अपना हुलिया देखा तो चौंक गया। वहाँ 3 महीनों में सिर्फ 1 मरतबा कैंची के साथ बड़ी बेतरतीबी से मेरे बाल काटे गए थे, जो अब बढ़कर गर्दन तक पहुँच गए थे। पहले मैंने सोचा था कि कैंची से खुद ही अपने बाल काट डालूं, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैंने इन्हें छोड़ दिया। इन बेतहाशा बढ़े हुए बालों की वजह से मेरा हुलिया बड़ी हद तक बदल गया था और बदला हुआ हुलिया मेरे लिए बहुत जरूरी था। 1-2 दिन तो मैं खानका तक महदूद रहा, फिर एक रोज किसी को बगैर बताए बाहर निकल गया। हिफाजत के लिए मैंने अपने लिबास में खंजर छुपा लिया था। मैं उस रोज बहुत देर तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूमता रहा। मैं पहली मरतबा शहर में अकेला बाहर निकला था। रास्तों का इल्म नहीं था, बस मुंह उठाए घूमता रहा। उसका एक फायदा यह हुआ कि कुछ रास्तों से वाकफियत हो गई और फिर एक बाजार में चलते चलते एक दुकान के सामने रुक गया। दुकान के शोकेस में ऐसी चीजें सजी थी जो आमतौर पर थिएटरों में इस्तेमाल होती हैं, नकली बालों की विगें, नकली मूछें और मास्क वगैरह। मैं दुकान में दाखिल हुआ। मैंने अपने लिए एक फ्रेंच कट दाढ़ी पसंद की, जिसे दुकानदार ने बड़ी नफासत से मेरे चेहरे पर चिपका दिया। उस दाढ़ी को किसी इजाफी चीज के बगैर आसानी से थोड़ी पर चिपकाया और उतारा जा सकता था। दुकानदार ने स्याह शीशों वाली ऐनक भी मेरी आंखों पर लगा दी और जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो उछल पड़ा। मैं खुद भी अपने आप को नहीं पहचान सका था। मैंने कीमत अदा की और ये दोनों चीजें जेब में डालकर दुकान से बाहर आ गया। मैंने रोज नाइट क्लब के करीब उस रेस्टोरेंट में बैठकर चाय भी पी जिसके करीब मैं थाईवान की गाड़ी में बैठा था। उस वक्त वहां पर बहुत से ग्राहक थे और हो सकता है यहाँ टाइगर का कोई आदमी भी मौजूद हो, लेकिन किसी ने भी मुझे नहीं पहचाना। रेस्टोरेंट से निकलकर मैं टुक टुक में बैठा और गोल्डन हॉर्स होटल के सामने उतर गया। मेरा ख्याल था कि वहां से मैं पैदल ही जाऊंगा। मुझे इस तरह आजादी से घूमना फिरना बहुत अच्छा लग रहा था। उस वक्त मेरे दिल में कोई खौफ भी नहीं था, लेकिन कुछ ही देर बाद मैंने महसूस कर लिया कि मेरा पीछा किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले गुंडे को भी मैंने एक टुक टुक से उतरते देखा था। बड़ी सड़क पार करके मैं एक तंग सी गली में घुस गया और बड़ी फुर्ती से एक दीवार की आड़ में हो गया। वो दिन का वक्त था, लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त वो गली सुनसान पड़ी थी। वो आदमी जैसे ही गली में बढ़ा, मैंने बर्फ रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए उस पर छलांग लगा दी और उसके मुंह पर घूंसा मारना ही चाहता था कि उसकी शक्ल देखकर मेरा हाथ रुक गया और मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो मास्टर हुचन का आदमी था। ये इंकिशाफ मेरे लिए खासा दिलचस्प साबित हुआ कि महाराज के कहने पर मास्टर हुचन ने मेरी निगरानी शुरू कर रखी थी। उन्हें शायद पहले से यकीन होगा कि मैं वार्ड से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा, इसीलिए मेरी निगरानी शुरू कर दी गई थी। कोई ना कोई आदमी हर वक्त वार्ड के आसपास मौजूद रहता था और उस शख्स ने वार्ड से निकलते ही मेरा ताक़ुब करना शुरू कर दिया था। लेकिन मेरी नजरों में वो उस वक्त आया जब मैं घूम फिर कर वापस आ रहा था और मैंने मौका मिलते उसे छाप लिया था। एक जगह बंद होकर बैठे रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मैं कुछ न कुछ करना चाहता था। वैसे मैं अक्सर रात की तन्हाई में सोचा करता था कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। मेरे माँ बाप को सिंगापुर में मेरी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया था। फिर वो मेरी जान के भी दुश्मन हो गए। चाचा प्रताप सिंह भी मुझे उनसे बचाने के लिए बैंकॉक ले आया और मेरी जान बचाने की कोशिश में वो खुद भी मारा गया। उसकी मौत के बाद मैं महाराज वांग वंग्याय के हाथ लग गया। वो मुझे बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बनाना चाहता था ताकि मैं अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकूं। मेरे वो दुश्मन भी शायद आहानी आसाब के मालिक थे जो अब तक मेरे पीछे लगे हुए थे, जबकि मेरे ख्याल में तो उन्हें बहुत पहले मेरा पीछा छोड़ देना चाहिए था। उन्हें तो ये सोचना चाहिए था कि मैं तो खुद अपनी जान के खौफ से भागा भागा फिर रहा हूँ, उन्हें क्या नुकसान पहुंचाऊंगा। लेकिन शायद सूरत हाल ऐसी नहीं थी जैसा मैं सोच रहा था। वाकयात का एक तसलसल बनता चला गया जिससे वो अपने लिए खतरा महसूस करते रहे। पहले सिंगापुर की पुलिस मेरी हिफाजत के साथ साथ उन्हें भी तलाश करती रही। फिर प्रताप सिंह मुझे बैंकॉक ले आया और मैं महाराज की तहवील में आ गया। महाराज के बारे में वो भी जानते होंगे। उन्हें ज्यादा खतरा महसूस हुआ और इस नई सूरत हाल से निमटने के लिए उन्होंने टाइगर जैसे आदमी की खिदमत हासिल कर ली जिसका अंडरवर्ल्ड पर होल्ड था। और फिर उनके हाथों महाराज का बेहतरीन आदमी मास्टर फू मारा गया। इस तरह दोनों पार्टियों में तसादम शुरू हो गया। थाई वांग एक बिल्कुल गैर मुताल्लिक औरत थी। उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने मुझे पनाह दी थी। मेरी वजह से उसका सब कुछ तबाह हो गया और उसकी अपनी जिंदगी भी दांव पर लगी हुई थी। अगर वो चाहती तो मुझे छोड़कर किसी दूसरे शहर जा सकती थी, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। मैं जब भी थाई वांग के बारे में सोचता मुझे बड़ा अफसोस होता। मुझे अभी तक ये मालूम नहीं हो सका था कि दारा और किम वगैरह वापस जा चुके थे या अभी तक बैंकॉक में ही थे। मेरे असल दुश्मन तो वही थे और मुझे इंतकाम उनसे ही लेना था। मेरे माँ बाप को मेरी आंखों के सामने कत्ल किया गया और वो मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता।
मुझे हर सूरत में दारा और चीफांग वगैरह से इंतकाम लेना था। उसके लिए मुझे दुनिया के चाहे आखिरी सिरे तक ही क्यों ना जाना पड़े। अब तो मैं उनसे बचने के लिए भागा भागा फिर रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि एक वक्त वो भी आएगा जब ये मुझसे छुपते फिरेंगे और उन्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। इससे पहले मुझे अपने आप को पूरी तरह तैयार करना था। हांगसू की तरबियत ने अगरचे मुझे मास्टर बना दिया था, लेकिन मैं समझता था कि वो तरबियत ही काफी नहीं थी। मुझे तजुर्बे की भी जरूरत थी और अभी कठिन मराहिल से गुजरना था। मैं अपने आप को टाइगर के मामलात में उलझाना नहीं चाहता था, लेकिन उससे कतराया भी नहीं जा सकता था। उसके 2 आदमी हमारे हाथों मारे गए थे और वो मेरी तलाश में था। और कभी तो मैं सोचता कि अच्छा है, इस तरह तजुर्बा भी हासिल हो जाएगा। यहाँ पर पार्ट 20 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 21 समाप्त फरमाएं।